Hello students of class 10th. Good morning to all of you. We are continuing chapter number 6th, manufacturing industries. तो जैसा कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इन द प्रीवियस लेक्चर yesterday we day of yesterday actually we all have studied about agro based industries एंड अंडर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हमने अभी तक एक इंडस्ट्री कंप्लीट की थी, डैट इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, अगर आपको याद हो तो. सो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ था, बहुत छोटा था, ऐसा कुछ उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं. लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपको नंबर गेन करना है बोर्ड में, अच्छे परसेंटेज पाने हैं सोशल साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो किसी भी मतलब कोई भी टॉपिक को हम ये नहीं सोच सकते हैं कि नो दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी सो द मार्क्स विल नॉट कम फ्रॉम दिस. ऐसा नहीं है, ठीक है. द लेवल ऑफ पेपर इज़ लाइक कि आपको इजी क्वेश्चंस भी उसमें दिए ही रहेंगे, ठीक है. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लेट अस रिवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन 2 minutes, देन विल टुडे मूव टू कॉटन टेक्सटाइल विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़रा सा अगर हम देखें तो पहली चीज़ ये थी कि इट इज़ सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री इन इंडिया विच कैन बी प्रोसेस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स एट डिफरेंट चैनल्स. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भारत की है ये सेल्फ रिलायंट है. सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है, आपको पता है, आत्मनिर्भर है. काहे के लिए आत्मनिर्भर है? तो इसलिए कि रॉ मटेरियल से लेके और उससे पूरे फिनिश गुड्स बनाने तक के प्रोसेस में उसे किसी और इंडस्ट्री से या किसी और कंट्री से कोई सहायता, कोई टेक्नोलॉजी के रूप में कुछ भी नहीं चाहिए. वी आर सेल्फ रिलायंट, वी कैन प्रोड्यूस टेक्सटाइल एट गुड क्वालिटीज़. दूसरी चीज़ क्या थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ इंडिपेंडेंट, यूनिक, एज वेल एज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 35 मिलियन पीपल्स इन इंडिया. यू कैन इमेजिन 35 मिलियन लोगों को अकेले टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट दे रही थी, ठीक है, जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है इंडिया में आफ्टर एग्रीकल्चर. तीसरी चीज़ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ऑलमोस्ट 24.6 और 25% इज़ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग विच इंडिया इज़ हैविंग विद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो और भी एक आध इसमें पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताया, उस पॉइंट्स को आप रिवाइज कर लेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक टुडे, दैट इज़ कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल के बारे में चलिए रीड करके ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा. आराम से हम पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है. आपको टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए एक स्टोरी की तरह. कॉटन टेक्सटाइल क्या है, जरा सा एक स्टोरी की तरह हम चीज़ों का समझेंगे, ठीक है. क्या बता रहा है देखिए, इन एंशियंट इंडिया, यानी अभी हमें लेते गया वो महाराणा प्रताप जी के काल में, और समझ रहे हैं ना. तो उस वाले काल में ये लेते गया जहाँ पे उस तरह के हमारे राजा महाराजा रहते थे. तो इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स. प्राचीन भारत में जो कॉटन टेक्सटाइल है ये कैसे बनता था? स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स से. तो एक तो उस एंशियंट इंडिया में लेते गए आपको कि किस तरह से कॉटन बनाया जाता था, ठीक है. तो हैंडलूम, स्पिनिंग और वीविंग टेक्निक से. यहाँ 2 वर्ड हैं, 3 वर्ड्स हैं, हैंडलूम, फिर स्पिनिंग और वीविंग. हैंडलूम का मतलब आपको बता दें कि जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं. स्पिनिंग और वीविंग, स्पिनिंग का मतलब होता है कि जिसे हम राउंड राउंड स्पिन करते हैं. स्पिन का मतलब कि जिसे हम बार बार गोल गोल चलाते हैं. और वीविंग का मतलब एक्चुअली होता है बुनाई करना, ठीक है, बुनाई करना, निटिंग करना. तो ये इसके मीनिंग्स हैं. अब जरा सा अगर मैं तुम्हें गांधी युग याद दिला दूँ, ठीक है. महात्मा गांधी का युग माना गया 1815 से लेकर 1845-46 तक, लगभग 45-50 तक. तो ये गांधीयान युग में, यानी मॉडर्न इंडिया में, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे या सुने होंगे, देखे भी होंगे फ़ोटोज़ वगैरह में देखे होंगे, मतलब हम लोग तो उस टाइम में थे नहीं, बट ठीक है, ये आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि व्हाट हैपेंड कि महात्मा गांधी स्पिनिंग और वीविंग के थ्रू कॉटन प्रोड्यूस करते थे. देखते थे, उनका चरखा था, है कि नहीं, दिखाया है आपको कई जगह. और चरखा से क्या करते थे, वो कपड़ा बनाते थे, सूती कपड़ा बनाते थे. समझ में आ रही है बात? हाँ. तो उसे स्पिन करके और वीविंग स्पिनिंग का काम करते थे ना वहाँ पे. कारण क्या था
सबसे पहला कारण ये था कि कॉटन हमारे इंडिया में हमेशा से क्वालिटेटिव रहा है। इंडिया में जो कॉटन है प्रोड्यूस किया जाता है, इट इज़ वेरी वेरी क्वालिटेटिव। तो अगर हमारे पास रॉ मटेरियल इतना क्वालिटेटिव है तो महात्मा गांधी का ये कहना था कि हम क्यों ना उसे फिनिश गुड्स भी कंट्री में ही बनाएं, क्यों हम उसे किसी दूसरी कंट्री में भेजें फिनिश गुड्स बनने के लिए। ये तो गांधी युग की बात रही। और एंशियंट इंडिया में हमारे पास पहले से ये टेक्निक मौजूद थी कि हम कॉटन से खुद ही क्वालिटेटिव क्लोथ्स बनाते थे। कैसे? तो हैंडलूम टेक्निक से ही बनाते थे। एक हैंडलूम टेक्निक है, हाथ से जो हम चीज़ें बना रहे हैं, एक मॉडर्न मशीन्स के थ्रू चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मॉडर्न मशीन्स, एंशियंट टाइम की तो बात ही भूल जाइए, उस एंशियंट टाइम में हमारे पास मॉडर्न मशीन्स कहाँ से आएंगी? ठीक है। हालांकि जो कारीगरी रही है, जो वास्तव में काम हुआ है उस पर, ठीक है, कॉटन के जो क्लोथ्स बने हैं वो हमेशा से इंडिया में क्वालिटेटिव रहे हैं, ये याद रखना। लेकिन मॉडर्न मशीन्स हमारे पास नहीं थी क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी में हम आगे नहीं थे। एंशियंट टाइम की तो बात ही सवाल ही नहीं उठता है। इवन जो मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ भी हम इतने सक्षम नहीं थे कि हम बड़े बड़े मॉडर्न मशीन्स बना सकें। तो हैंडलूम टेक्निक से हमने ये कॉटन बनाना चालू किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा ज़रा सा। आफ्टर द 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स केम इनटू यूज। Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made cloth from England. चलिए जी, तो अभी तक तो ये आपको समझ में आया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ से क्या दे रहा है कि 18th सेंचुरी के बाद, 18वीं शताब्दी के बाद पावर लूम्स यूज़ में आए। पावर लूम्स यूज़ में आने का मतलब ये है कि मशीन्स जो है, मॉडर्न मशीन्स जो है, ये जो है कि क्या है, यूज़ में आना चालू हुई। यूज़ में आना चालू होने का मतलब क्या है कि यहाँ हमारे भारत की नहीं बात हो रही है, ये इंग्लैंड की बात हो रही है, यूके की बात हो रही है कि यूनाइटेड किंगडम वालों ने, ब्रिटेन ने, कह सकते हैं डायरेक्टली ब्रिटेन ने इंग्लैंड में मॉडर्न मशीन्स इस्टेब्लिश कर दिए। ठीक है, जिसे यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है, पावर लूम्स। पावर लूम्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये आपकी पावर से चलती थी, इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। तो ये मॉडर्न मिल्स आपके इस्टेब्लिश कर दिए गए इंग्लैंड में। और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या हुआ कि हम इस ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से, या कॉलोनियल गवर्नमेंट से, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के मॉडर्न मिल से हमारे जो हैंडलूम पावर, क्या बोल रहा हूँ मैं, ज़रा सा फिर से सुनिए। ठीक है, क्या बताया मैंने कि 18th सेंचुरी में मॉडर्न मिल्स यानी कि जो पावर लूम्स हैं वो इंग्लैंड में सेटअप हो गए थे। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या हुआ? मैंने बताया कि इंडिया की हैंडलूम टेक्निक्स इसे कभी भी compete नहीं कर सकती थी। नेवर compete, it can never compete. Why it cannot never compete? Because though we have qualitative raw materials, there is no doubt in it, but in the spinning और weaving technique, especially in the weaving techniques, इंडिया इतना ज़्यादा जो है कि क्या है, बहुत ही आगे नहीं था कि भारत बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सके, उतने क्वालिटी से चीज़ों को बना सके। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, और पहले मैंने बोला है कि क्वालिटेटिव शुरू से रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल कॉटन का शुरू से इंडिया में रहा है, एंशिएंट टाइम पे भी, आज भी, और इवन अभी इस 21st सेंचुरी में भी हमारे पास कॉटन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही उम्दा है। लेकिन जो स्पिनिंग और वीविंग टेक्निक है, तो स्पिनिंग टेक्निक पे तो इंडिया फिर भी अच्छा है, लेकिन उसकी बुनाई करने में, वीविंग करने में थोड़ा सा अगर देखेंगे तो क्वालिटी लो है। क्यों आज ये लो हो रही है? क्योंकि आज इसका कंपैरिजन मॉडर्न मिल्स से हो रहा है जो डिफरेंट कंट्रीज़ में है। हालांकि अब तो हमारे पास भी कॉटन मिल्स हैं, लेकिन अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, 1800 शताब्दी से 1900 शताब्दी के बीच की बात हो रही है ये, तो उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय तो अभी महात्मा गांधी का भी युग नहीं था। ठीक है, तो उस समय की बात हो रही है कि एट दैट टाइम हमारे पास वो टेक्निक नहीं थी कि हम रॉ मटेरियल अच्छे होने के बाद भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सके। और वहीं इंग्लैंड में जो मशीन्स लगी, वहाँ पे बहुत ही अच्छा कपड़ा बन रहा था। तो यहाँ पे ज़रा सा इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स कह सकते हैं कि सफ़र की। अब ज़रा सा ये कुछ ब्रैकेट में चीज़ें दी हुई हैं। ये मॉडर्न जो है कि 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच की ही बात दे रहा है कि भारत में टेक्सटाइल मिल को इस्टेब्लिश किया गया सबसे पहले 1854 में मुंबई में।
टेक्सटाइल मिल इंडिया में सबसे पहले मुंबई में महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया 1854 में। The two world wars were fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for cloth in UK, hence they gave boost to develop the cotton textile industry. अच्छा, उसके रीज़न भी उसका दे दिया है कि क्यों भारत में टेक्सटाइल मिल 1854 में ही इस्टेब्लिश कर दिया अंग्रेज़ों ने। हमने नहीं किया भाई, अंग्रेज़ों ने 1854 में इस्टेब्लिश किया। अच्छा, अगर आप देखें 1854 के आसपास बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे 1853-54 में ही रेलवेज़ का डेवलपमेंट हुआ। 1854 में आप यहाँ देख रहे हैं कि टेक्सटाइल मिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का डेवलपमेंट 1853-54 के आसपास हुआ। और ये सारे काम आपके लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में हुए हैं। तो कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्यों हुआ? जो कि वर्ल्ड वार जो छिड़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वार या दोनों वर्ल्ड वार की बात कर रहा है, तो 2 वर्ल्ड वार्स वर फॉट। हाँ जी, पहला आपका 1914 to 1819 चला, दूसरा 1939 to 45 चला। तो दोनों वर्ल्ड वार में इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी के ही गुलाम था, यानी ब्रिटिश कॉलोनी ही इंडिया को रूल कर रही थी, कह सकते हैं। तो इस समय जो है कि यूके में क्या हुआ, क्लोथ की डिमांड बड़ी बढ़ गई वर्ल्ड वार होने से, सेकेंड वर्ल्ड वार होने से, जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद धीरे धीरे डिमांड यूके में क्लोथ्स की बढ़ गई। तो वहाँ के पावर लूम्स उतने लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे प्रोडक्शन के मामले में। इस वजह से इंडिया में एक मिल सेटअप करनी पड़ी, किसको? अंग्रेज़ों को। अब इंडिया में ही इसलिए मिल सेटअप करनी पड़ी क्योंकि इंडिया में मैंने बताया है कि कॉटन वास्तव में पहले क्या था, पहले से अभी तक भी क्या है, क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल। तो अगर यहीं पे क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल है तो यहीं पे हम कपड़ा बना सकते हैं अच्छे से। और वहाँ पे वो लोग पहले क्यों इस्टेब्लिश किए थे? क्योंकि अपने मतलब के लिए। देखो कितने चालाक हैं वो लोग। भारत से कॉटन ले जाते थे, रॉ कॉटन, क्योंकि भारत का रॉ कॉटन हमेशा से क्वालिटेटिव रहा है। यहाँ से कॉटन लेके जाते थे कहाँ पे? इंग्लैंड में, और वहाँ जाके कपड़ा बनाते थे और दुनिया भर को बेच के पैसे तो कमाते ही थे। भारत को भी, भारत के ही कॉटन से बने हुए, भारत को ही फिनिश गुड्स कपड़ा बेच के और पैसा कमाते थे। तो सीधा उनका माइंडसेट देखिए किस तरह का था। ठीक है, तो ये एक हमने अभी बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं कॉटन टेक्सटाइल में। आगे एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। टुडे देयर आर नियरली 1600 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री। About 80% of these are in the private sector and rest in the public cooperative sector. Apart from these, there are several thousand small factories with 4 to 10 looms. क्या दे रहा है कि आज के समय में भारत में 1600 से ज़्यादा कॉटन और ह्यूमन मेड फैब्रिक टेक्सटाइल मिल्स हैं पूरे कंट्री में, जिसमें से 80% प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में है, और 20% बड़ी बड़ी जो कंपनीज 20% है वो भारत सरकार देखती है, और कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर से देखते हैं। चलिए, तो आज का हम लेक्चर यहीं पे लेंगे। बेसिक मैंने तुम्हें चीज़ें क्लियर की और रिवीजन किया हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक है, इसके आगे हम आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू।